व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको कैश बुक के कंसेप्ट समझाए थे और हमने सिंगल कॉलम कैश बुक करा था। आज की यह क्लास में हम लोग करने वाले हैं डबल कॉलम कैश बुक। और डबल कॉलम कैश बुक में किस तरीके से 2 कॉलम यूज़ करके हमको कैश बुक बनानी है, कौन कौन से कॉलम हो सकते हैं, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में पक्का आएगा 6 से 8 मार्क के लिए। तो चलो फिर जल्दी से शुरू करते हैं और बनाना सीखते हैं डबल कॉलम कैश बुक। और एक बात ध्यान से सुनो, आप 11th में हो चाहे 12th में हो या FY, TY, तो आपके लिए हम लाए हैं बिल्कुल भी फ्री में लेक्चर्स। तो हमारे क्लास को ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल आइकन को दबा दीजिए, फिर आपको हमारे फ्री लेक्चर्स मिलते रहे। चलिए लेट्स बिगिन। तो हेडिंग डालना है, मेरे साथ साथ हेडिंग डालो। ओके, डबल कॉलम कैश बुक। अब देखो यार, डबल कॉलम कैश बुक में आपके पास 2 कॉलम होने चाहिए। 2 कॉलम होने वाले हैं, तो मतलब जैसा कैश बुक चल रहा था उसमें जैसे कैश का कॉलम होता था, अब 2 कॉलम होंगे। इसमें सर कौन सा दूसरा कॉलम होगा? तो यहाँ पर हमारे पास डबल कॉलम में जो 2 कॉलम होते हैं, एक तो कैश बुक का इनफ्लो और आउटफ्लो और एक बैंक का इनफ्लो और आउटफ्लो। मतलब डबल कॉलम में हमारे पास है एक कॉलम एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, क्योंकि किसी भी बिजनेस में पैसा सिर्फ कैश में थोड़ी आ रहा है, पैसा बैंक में भी आता है और पेमेंट बैंक से भी होती है। तो कैश से भी हो सकती है, बैंक से भी हो सकती है। डबल कॉलम में हम दोनों को भी कंसीडर करेंगे। इसमें कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो इससे पहले आप फॉर्मेट लिख लो। तो यहाँ पर हम फॉर्मेट देखते हैं। ओके, सेम एज सिंगल कॉलम कैश बुक, ये डेबिट साइड हो गई लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड हो गई। ओके, यहाँ पर मैं कॉलम को नेम दे देता हूँ। ओके, यहाँ पर कॉलम के नाम लिख लेता हूँ। फर्स्ट कॉलम होगा डेट, बाद में होगा पर्टिकुलर। ओके, RF नंबर मतलब रिसिप्ट नंबर, LF कैश बैंक डेट, पर्टिकुलर वाउचर नंबर, LF कैश एंड बैंक। ओके, किस तरीके से फॉर्मेट बनता है, फॉर्मेट की हम अगर बात करें तो सेम के सिंगल कॉलम जैसे ही है। ओके, यहाँ पर सिर्फ एक कॉलम ऐड होता है, एक्स्ट्रा कॉलम ऐड हो जाएगा, वो है बैंक कॉलम। ठीक है, यहाँ पर भी बैंक कॉलम आ जाएगा। ऐसे ही बेटा जी डबल कॉलम कैश बुक आपके पास प्रिपेयर होता है। पूरा का पूरा डबल कॉलम सिस्टम मैंने आपको समझाया। अब इसके अंदर जो मेन बात है, जो मेन बात सीखनी है, सर इसके बेसिक रूल क्या है? तो इसके बेसिक रूल वही है, सेम यही यहाँ भी रियल अकाउंट ही लागू होगा। ओके, तो यहाँ पर भी क्या होगा, डेबिट साइड में आपके इनफ्लो आ जाएंगे, मतलब पैसा आएगा तो इधर, और क्रेडिट साइड में आपके आउटफ्लो आ जाएंगे, पैसा जाएगा तो इधर। सीधी सी बात है, अपने माइंड में सेट रखो। पैसा आ रहा है तो डेबिट, पैसा जा रहा है तो क्रेडिट। ठीक है, अब हमें मेन चीज़ें जो कुछ समझ कर चलनी है। सर क्या चीज़ें समझ कर चलनी है? तो ट्रांजैक्शन के साथ शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं ट्रांजैक्शन लिए कुछ। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है? कैश इन हैंड ₹10,000 एंड कैश एट बैंक ₹20,000। तो इसको देखेंगे हम। सबसे पहले यह ट्रांजैक्शन हम लिखते हैं तो डेट से स्टार्टिंग करते हैं। तो यहाँ पर डेट आ जाएगी 1 अप्रैल। ओके, यहाँ पर डेट आ जाएगी 1 अप्रैल। फिर इसके बाद हम पर्टिकुलर में लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और उसकी अमाउंट लिख लेंगे। देखो अभी यहाँ पर कैश की कितने अमाउंट है, बैलेंस है 10,000 और बैंक का 20,000। तो हमने क्या कर दिया, कैश का बैलेंस कैश में लिख दिया 10,000, बैंक का बैलेंस बैंक पे लिख दिया 20,000। तो यहाँ पर समझो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, याद रखना यहाँ पर क्या लिखना है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैपिटल कब लिखना है, यहाँ पर कैपिटल कब लिखना है, जब लिखा हो, जब क्वेश्चन में लिखा हो स्टार्टेड अ बिजनेस, यहाँ पर बिजनेस शुरू नहीं हुआ, तो यहाँ पर ऑलरेडी बैलेंस है, तो क्या लिखूंगा इसको, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैश का बैलेंस कैश में लिख दो 10,000 और बैंक का बैलेंस बैंक पे लिख दो 20,000। अब अपने बैलेंस ब्रॉट डाउन कर दिया, कैश का कैश में और बैंक का बैंक में, बैंक कॉलम में लिख दिया। अब यहाँ से सीखने वाली चीज़ ये है बेटा जी, छोटा सा पॉइंट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है।
यहाँ पर कैश का बैलेंस हमेशा डेबिट साइड में आएगा। हमेशा जो कैश का ये बैलेंस है, यहाँ पर कैश का बैलेंस जो है वो हमेशा डेबिट साइड में आएगा। और जो ओके, तो उसका एक पॉइंट लिख लो। मैं अभी एक पॉइंट बताता हूँ आपको, एक पॉइंट लिख लो यहाँ पर। कैश का जो पॉइंट है, कैश का यह पॉइंट लिख लो। बैलेंस ऑफ कैश विल बी ऑलवेज ऑन डेबिट साइड। जो बैलेंस है कैश का वो हमेशा डेबिट साइड में ही आएगा, आपको डेबिट साइड में ही लिखना है। ओके, लेकिन जो बैंक का कॉलम है, बैंक का जो कॉलम है मतलब बैंक का जो बैलेंस है वो डेबिट और क्रेडिट साइड में भी हो सकता है। सर हो कब हो सकता है? अगर यहाँ पर, अगर क्वेश्चन में यहाँ पर लिखा हो बैंक ओवरड्राफ्ट, यहाँ पर लिखा हो बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ हो, तो अगर क्वेश्चन में एक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है तो याद रखना वो क्रेडिट साइड में ही रिकॉर्ड होगा, वो ऑलवेज क्रेडिट साइड में ही रिकॉर्ड होगा। दिस इज रिमेंबर, ठीक है, याद रखना। बैलेंस ऑफ बैंक विल बी आइदर ऑन क्रेडिट ऑन डेबिट साइड। ओके, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, लिख लो अपने नोट में। ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लो अपने नोटबुक में, पॉज करके लिख लो। ओके, हो गया। फिलहाल इस क्वेश्चन में नॉर्मल है, इस क्वेश्चन में नॉर्मल दिया हुआ है बैलेंस, तो हमने क्या कर दिया, डेबिट साइड में लिख लिया। अब आगे देखो, आगे क्वेश्चन कौन सा है? आगे है परचेज गुड्स फॉर ₹2000। अब यहाँ पर देखो सर, अगर मेंशन ही ना हो कि ट्रांजैक्शन कैश की है या बैंक की, तो मैं क्या लिख मानूंगा? अगर मेंशन ही नहीं है तो मैं हमेशा उसको कैश की ही ट्रांजैक्शन मानूंगा, खुद से मैं उसको बैंक की ट्रांजैक्शन नहीं मान सकूंगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने ना लिखा है बैंक, ना लिखा है कैश, तो यहाँ पर क्या हमने कैश की ट्रांजैक्शन माननी है। बैंक ट्रांजैक्शन में मेंशन होगा कि पेमेंट बाय चेक। ओके, सही है। तो इसकी ट्रांजैक्शन, इसकी एंट्री में कर देता हूँ, परचेस मशीनरी बाय चेक। परचेस किया है मतलब पेमेंट किया है हमने, तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पर लिख लिया डेट, यहाँ पर लिया बाय परचेस अकाउंट। ओके, यहाँ पर हम मशीनरी अकाउंट भी ले सकते हैं, परचेस अकाउंट भी ले सकते हैं, हम यहाँ पर ले लेते हैं मशीनरी अकाउंट। ओके, हो गया, यहाँ पर 2000 आ गया। ओके, कैश का ट्रांजैक्शन है, यहाँ पर मेंशन नहीं है तो हम क्या करेंगे, कैश का एज्यूम कर लेंगे कि ये कैश ट्रांजैक्शन है। अभी आगे देखो, यहाँ पर गलती हो गई, यहाँ पर परचेस अकाउंट ही आएगा क्योंकि मशीनरी का अकाउंट नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है, तो यहाँ पर परचेस ही आएगा। ओके, अब अगली ट्रांजैक्शन में आपको समझाता हूँ। ओके, अभी अगली ट्रांजैक्शन क्या है, परचेस मशीनरी बाय चेक ₹5000। यहाँ पर ऐसा पैसा तो गया। ओके, तो मैं इसको क्या करूँगा, क्रेडिट में लिखूंगा, लेकिन यहाँ पर लिखा है बाय चेक, यहाँ पर क्या लिखा है बाय चेक, तो पैसा गया मैं क्रेडिट में लिख दूंगा बाय चेक, लेकिन बाय चेक है लेकिन चेक से गया है मतलब बैंक से गया है, तो उसकी अमाउंट क्या लिख दूंगा, मैं बैंक में लिख दूंगा 5000। तो दोनों को डिप्रिशिएट कर पा रहे हो ना आप लोग, कि अगर क्वेश्चन में चेक से कोई भी काम होगा तो उसको बैंक में ही प्लस और माइनस होना है, राइट। अब आगे लिखा है, देखो आगे लिखा है ट्रांजेक्शन, सोल्ड गुड्स एंड पेमेंट इज रिसीव्ड बाय चेक एंड इट इज इमीडिएटली डिपॉजिट इनटू बैंक ₹10,000। इसमें कुछ चीजें आपको समझनी है। इसमें हमने माल बेचा, पेमेंट मिल गया, किससे मिला, चेक से मिला। अगर क्वेश्चन यहाँ पर साइलेंट हो जाता, माल बेचा चेक से पेमेंट हुआ, तो बेटा यहाँ पर याद रखना, यहाँ से मुझे चेक मिला तो मेरा बैंक बैलेंस खुद से नहीं बढ़ जाएगा ना। जब तक मैं उसको चेक को डिपॉजिट नहीं करूँगा बैंक में, तब तक खुद से नहीं बढ़ेगा मेरा बैंक बैलेंस। जब चेक जमा करूँगा तभी तो बढ़ेगा ना। देखो, मुझे चेक दिया, मैंने घर पे रख लिया, तो मेरा बैंक बैलेंस बढ़ गया, ऐसा थोड़ी होगा। चेक को जमा करना पड़ेगा, राइट। तो मेरा पास पेमेंट आ गया, अब यही साइलेंट हो गया क्वेश्चन, तो आप उसको अभी रिकॉर्ड नहीं करोगे। ओके, सिर्फ मतलब यहाँ से यहाँ तक, इधर क्वेश्चन साइलेंट हो गया तो मैं क्या करूँगा,
इसको रिकॉर्ड नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ पर लिखा नहीं डिपॉजिट इनटू बैंक। ओके, अब आप क्या करोगे, अगले ट्रांजेक्शन देखोगे। क्वेश्चन में आगे ट्रांजेक्शन होगी ना, आप आगे देखोगे कि क्वेश्चन में इसी ट्रांजेक्शन की चेक की कोई इंफॉर्मेशन है कि नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि यह थर्ड ट्रांजेक्शन में दिया हो कि चेक रिसीव द नाउ डिपॉजिटेड, अब बैंक में जमा हुआ, तो जिस दिन जमा हुआ ना बच्चों उसी दिन आप उसकी रिकॉर्ड करोगे, उससे पहले आप उसको रिकॉर्ड नहीं करोगे। समझ गए? पहले केस, अभी पहली केस देखो, जब भी चेक आए क्वेश्चन में तो क्या करना है आपको, फर्स्ट केस अगर चेक आए क्वेश्चन को आगे पढ़ो, किस पर्टिकुलर डेट पे दिया हुआ है या जमा हुआ है, जानकारी होगी सर, लेकिन जानकारी नहीं हुई तो यह है दूसरा केस कि अगर इंफॉर्मेशन नहीं हुई तो हमें यह अज्यूम करना है कि यह चेक आया और उसी वक्त डिपॉजिट हो गया। लेकिन यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी हुई है, क्या दी हुई है, सोल्ड गुड्स एंड पेमेंट इज रिसीव्ड बाय चेक एंड इट इमीडिएटली डिपॉजिटेड इनटू बैंक ₹10,000। तो हम क्या करेंगे, इसको रिकॉर्ड कर देंगे। हमें इमीडिएटली बैंक में डिपॉजिट कर दिया तो यहाँ पर पैसा आ गया है, तो हम क्या कर देंगे, डेबिट साइड में लिख देंगे टू सेल्स अकाउंट ₹10,000 बैंक में आया है, चेक से आया है तो हम बैंक में लिख देंगे 10,000। ओके, अभी आगे देखो, आगे क्या है, पेड सैलरी बाय चेक ₹1,000, यहाँ पर पेमेंट हुआ है, सैलरी पेड की है ₹1,000, तो हम क्रेडिट साइड में लिख देंगे डेट बाय सैलरी अकाउंट। ओके, यहाँ पर लिख दिया हम बाय सैलरी अकाउंट क्योंकि ये पेमेंट है। और कैसे हो गई है, ये क्या हुई है, यहाँ पर चेक से हुई है, सैलरी पेड बाय चेक, तो हम यहाँ पर लिख दें, देखो यहाँ पर लिखा है पेड सैलरी बाय चेक 1,000, तो हम बैंक कॉलम में लिख दिया। ओके, अभी अगला ट्रांजेक्शन है पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल ₹500। ओके, तो हम ये भी पेमेंट है यहाँ पर लिख देंगे, लेकिन यहाँ पर मेंशन नहीं है कि बैंक है क्या कैश है, तो हम क्या अज्यूम करेंगे, ये कैश ट्रांजेक्शन, इसलिए हम कैश कॉलम में लिख लेंगे ₹500। अब आगे देखो, आगे क्या है, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक ₹2,000। अब यह कौन सी ट्रांजेक्शन है सर, देखो आपने कैश जमा करा, आपने कैश जमा किया बैंक में ₹2,000। इसका क्या मतलब है सर, बड़े ध्यान से देखना। अब यही बात है, यही इंपॉर्टेंट है, अभी ध्यान से देखना, यह इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन है। अब देखो यहाँ पर बैंक में पैसा जमा हुआ, सर बैंक तो बढ़ जाएगा, बट यहाँ पर कैश डिपॉजिट हुआ बैंक में तो बैंक तो बढ़ जाएगा, लेकिन कैश भी तो कम होगी, हमने कैश डिपॉजिट की तो यहाँ पर कैश भी तो कम होगी। यहाँ पर है डबल इम्पैक्ट, में पैसा जमा करने हो तो जेब में से पैसा कम भी होता है, तो बैंक तभी तो बढ़ेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, क्या होगा सर, तो ₹2,000 बैंक में जमा करे तो मेरे पास बैंक बढ़ गया, तो मैं डेबिट साइड में बैंक लिख दूंगा। ओके, डेबिट साइड में बैंक कॉलम में 2,000 लिख दूंगा। अभी यहाँ पर क्या करूँगा, मैं डेबिट साइड में बैंक कॉलम में मेरे पास पैसा बढ़े कितने, 2,000, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा ₹2,000। ओके, लेकिन उतना ही कैश भी कम हुआ, हमारे बिजनेस में उतना ही कैश भी कम हुआ, तो क्रेडिट साइड में कैश की एंट्री करूंगा, तो यहाँ पर कैश में लिख दूंगा ₹2,000। ओके, क्या किया, अभी है हमने बैंक से पैसा हमने डिपॉजिट किया, बैंक बैलेंस बढ़ गया, हमने डेबिट साइड में लिख लिया 2,000 बैंक कॉलम में। हमारे बिजनेस में कैश गई तो हमने क्रेडिट साइड में लिख दिया कैश कॉलम में ₹2,000, इधर भी आ गया। ओके, और इधर भी बैंक बढ़ गया, और अभी कैश कम हो रहा है तो क्रेडिट साइड में बाय बैंक और डेबिट साइड में टू कैश। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर कैश कम हो रहा है, किसकी वजह से कम हो रहा है, हमने बैंक में डिपॉजिट किए इसलिए, यहाँ पर आएगा बैंक अकाउंट। यहाँ पर क्या हुआ, बैंक बैलेंस बढ़ गया, किसकी वजह से बढ़ गया, हमने कैश डिपॉजिट किया इसलिए, तो हम यहाँ पर लिख देंगे टू कैश कॉलम। ओके, तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। अभी इस जो एंट्री हमने एक ही ट्रांजेक्शन से दोनों साइड में जो एंट्री करी है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम कॉन्ट्रा एंट्री। जब भी आप ऐसी एंट्री करोगे तो क्या करोगे, एलएफ में कैपिटल सी लिखना है, क्या करना है, कैपिटल सी लिख देना है, तो इसको अलग से पता चलता है कि ये क्या है, कॉन्ट्रा एंट्री है। ओके, अलग से मतलब हमने इसको अभी देखा
तो यहाँ पर सी लिखा है दोनों साइड में, तो ये क्या होगी, ये काउंटर एंट्री होगी। ओके, समझ में आ गया। अभी आगे देखो, सोल्ड फर्नीचर ऑफ ₹4000, फर्नीचर सोल्ड किया तो ऑब्वियसली हमारे पास क्या आ गया, कैश आ गया 4000, तो हम डेबिट साइड में लिख देंगे। ओके, टू फर्नीचर अकाउंट। ओके, अभी कैश आ गया तो हम कैश कॉलम में लिख देंगे 4000। अभी अगला ट्रांजेक्शन देखो, अभी अगला ट्रांजेक्शन इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज ₹1000। यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट है, यह ट्रांजेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको वही ट्रांजेक्शन क्वेश्चन कराता हूँ जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसमें कैश विड्रॉ हुई है बैंक से और पर्सनल यूज के लिए ₹1000, मतलब बैंक से पैसा निकला और घर चला गया, बिजनेस में तो नहीं रहा ना, तो हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय ड्राइंग्स अकाउंट। हम क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय ड्राइंग अकाउंट। बैंक से गया है तो हम बैंक कॉलम में लिख देंगे 1000। अब आगे देखो, आगे वाले ट्रांजेक्शन में इंपॉर्टेंट है, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक ₹5000। अब इन दो ट्रांजेक्शन में फ़र्क है, ऊपर वाला और नीचे वाला, दो ट्रांजेक्शन में फ़र्क है। ऊपर वाला ट्रांजेक्शन में पैसा निकला और घर चला गया, बिजनेस में नहीं रुका। लेकिन अब क्या बोल रहा हूँ, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक ₹5000, बैंक से निकला, बैंक कम हो गया और कैश बढ़ गया, बिजनेस में कैश आ गया, विड्रॉ किया तो कैश बिजनेस में आ गया, बैंक से कम हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया है, यहाँ पर बैंक कम हो रहा है, कैश बढ़ रहा है, तो हम क्या कर देंगे, अपोजिट एंट्री लगा देंगे। अभी जो हमने यहाँ पर लिखी थी तो कैश अकाउंट, तो यहाँ पर आ जाएंगे टू बैंक अकाउंट। ओके, यहाँ पर क्या आ जाएगा, टू बैंक अकाउंट, और इस साइड में क्या आ जाएगा, टू कैश अकाउंट। ओके, कैसे आगे मालूम है, यहाँ पर देखो हमने कैश निकाला तो हमने कैश कॉलम में लिख दिया 5000, तो कहाँ से निकाला, हमने बैंक से निकाला, तो यहाँ पर लिख दिया टू बैंक अकाउंट। और यहाँ पर क्रेडिट साइड में बैंक बैलेंस कम हो गया 5000 से, हमने कम कर दिया क्रेडिट साइड में लिखकर। तो किस वजह कैसे कम हुआ, तो हमने क्या कर दिया, कैश विड्रॉ किया, इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया बाय कैश अकाउंट। ये फिर दोनों साइड में एंट्री हो गई एक ही ट्रांजेक्शन की, तो हम इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम कॉन्ट्रा एंट्री। ओके बेटा जी, कॉन्ट्रा एंट्री बोलेंगे इसको। तो हम इसको क्या कर देंगे, सी कैपिटल सी से लिख देंगे। अभी यह जो कॉन्ट्रा एंट्री है सिर्फ दो वजह से होती है, एक तो होती है कैश डिपॉजिट इनटू बैंक और एक होती है कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब हो गए हमारे सब ट्रांजेक्शन, हमने 10 ट्रांजेक्शन पूरे कर दिए। अब निकलेगा इसका बैलेंस। अब इसके डेबिट साइड के जो दोनों है इसकी क्या कर दो, टोटल कर दो, सेम एज जब हमने क्या किया था, सिंगल कॉलम में जैसे निकला था, हमने कल जो सिंगल कॉलम में वैसे निकाला था टोटल, वैसे निकालना है। सबसे पहले टोटल कर दो डेबिट साइड के। यहाँ पर टोटल आ गई मेरी, कैश की आ गई 19,000 और बैंक की आ गई 32,000। ओके, वही टोटल हमें क्या करनी है, क्रेडिट साइड में लिख देनी है। वही टोटल हमें क्या करनी है, क्रेडिट साइड में लिख देनी है। तो क्रेडिट साइड में जब टोटल लिख देंगे, यहाँ पर हम लिख देते टोटल है। ओके, फिर क्या करना है, बाद में कैश की जो डेबिट साइड है उससे क्रेडिट साइड की जो टोटल है उसको क्या करना है, माइनस कर देना है। अभी यहाँ पर जो टोटल है इसकी जो ये यहाँ से 19 में से माइनस कर देनी है, तो यहाँ पर बैलेंस आ जाएगा 40,500। और क्रेडिट साइड की जो बैंक कॉलम की जो टोटल है जो 32,000 से माइनस करने के बाद मेरा बैलेंस बचता है 20,000। ओके, यहाँ पर हो जाए। इसको क्या बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे बैलेंस कैरिड डाउन। इसको क्या बोलेंगे, बैलेंस कैरिड डाउन। ये मंथ के लास्ट में होता है, तो हमने क्या डेट डाली, 31 अप्रैल। ओके, तो यह जो बैलेंस आपके पास बचता है, यह बैलेंस जो है वो नेक्स्ट मंथ में जाएगा। ये बैलेंस जो नेक्स्ट मंथ में जाएगा उसको क्या होगा, फिर होगा बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो क्या होगा फिर, बैलेंस ब्रॉट डाउन। अगले मंथ में क्वेश्चन में उसमें आएगा बैलेंस इन हैंड 40,500 और बैंक 20,000। अब समझ में आएगा, यहाँ पर हमने क्या लिखा था, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो ये क्या हो गया था, ये पिछले मंथ का क्लोजिंग बैलेंस था, जो अगले मंथ में क्या हो गया, ब्रॉट डाउन होता है। ओके, यहाँ हमने क्या किया, सीधी बात है, क्रेडिट साइड में जो बैलेंस आया है उसको डेबिट साइड में लिख दिया, अगले मंथ में फर्स्ट में यहाँ पे डेट देख लो। ओके, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो मैंने आपको बहुत सारी ट्रांजेक्शन कराई, कॉन्ट्रा एंट्री भी कराई, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको डबल एंट्री कॉलम कैश बुक समझ आ गया होगा। अब आपको अगली क्लास में और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा,
अलॉन्ग विथ GST, ओके, सिंगल कॉलम के भी डबल कॉलम के भी। और कैश बुक आपका खत्म हो जाएगा PT कैश बुक के देखने के बाद। इसके बाद कौन से चैप्टर को लेकर पढ़ना है मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। चलिए, ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन, कीप ग्लोइंग, कीप ग्रोइंग। और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलो यार। ओके, बाय।